हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपीएस 4 का चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। मेरी इन वीडियो को बनाने का मकसद यही होता है कि आपको चैप्टर के बारे में मोटा मोटा पता चल जाए, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, क्या बताया गया है क्या नहीं, क्या अगर हमें आंसर लिखने में मदद हो सकती है। अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से रिलेटेड, तुलनात्मक राजनीति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि उसे क्या कहते हैं और उससे क्या क्या किया जाता है तुलनात्मक राजनीति से, तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो आप इसको बनाकर आप आंसर को लिख सकते हैं। क्योंकि जितना मैं शॉर्ट नोट से बताता हूँ, इससे आप अपना आंसर इतना ही याद करके नहीं लिख सकते। सिर्फ आप यही लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा, नहीं। आपके इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपको उसको बड़ा करने में मदद मिलेगी आंसर को। अब जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बना बना के लिख सकते हैं कि इस देश की राजनीति में ये पॉइंट्स हैं, तो इनसे हमने ये पॉइंट्स लिए जिससे हमें ये मदद हुई, इन चीज़ों में मदद मिली, ये राजनीति फॉलो करने से, वो राजनीति फॉलो करने से, जर्मनी का संविधान फॉलो करने से, वहाँ के कानून फॉलो करने से, तो हमारे में ये और हमें और ये फॉलो करना चाहिए उन देशों से। दैट्स इट। अब आज हम करेंगे तुलनात्मक दृष्टिकोण और उसकी प्रक्रियाएं, व्यवस्था, संरचना और सार्वजनिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी लैंग्वेज इसकी ठीक ठाक है, आप समझ लेंगे। एक तो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय पढ़ लेते हैं इसको। आपको इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। नोट्स बिल्कुल ओके हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको रिवीजन कर सकते हैं दोबारा इनसे। जब भी आप इस चैप्टर की तैयारी कर रहे होंगे, इस बुक के पेपर होगा आपका एमपीएस 004 का, आप ये सारे नोट्स पढ़ लीजिएगा। चैप्टर वाइज नोट्स होंगे सारे के सारे, तो आपको सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी बहुत आसानी से। वैसे आप बुक से पढ़िए, बुक से पूरा चैप्टर उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। इसमें आप लास्ट टाइम में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आपको आप रिवीजन कर सकते हैं इन नोट से। तो परिचय में देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति का मतलब मैंने जैसे अपने पहले चैप्टर में बताया आपको कि हम अलग अलग देशों की सरकारों और उनकी नीतियों की तुलना कर सकते हैं इसके अध्ययन से। उसमें मैंने अपने पहले चैप्टर में महत्व और उसकी प्रकृति उसके बारे में पढ़ाया है। तो इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग जगहों पर चीजें कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए हम भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना की थी, जैसे मैंने पहले बताया था कि तुलना कर सकते हैं। जैसे इन देशों में चुनाव कैसे होते हैं और उनके राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का इतिहास बहुत पुराना है, जो प्राचीन ग्रीस, रोमन दार्शनिक और विचारकों के समय से चलता आ रहा है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब विचारकों के बारे में पढ़ लेते हैं हम, जो हमारी बुक में भी बताया गया है। इन विचारकों के बारे में आप इनका रेफरेंस डाल सकते हैं अपने आंसर में, और इनका रेफरेंस आप आंसर में डालोगे तो आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाते हैं। इनकी बुक्स का नाम डाल सकते हैं आप आंसर के बीच में। अगर सन याद हो तो आप सन भी लिख सकते हैं, और बुकों का नाम और सन डालने से आपका 1-2 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि जब आंसर शीट चेक की जाती है तो इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो आप सन याद नहीं हो तो आपका सिर्फ बुक का नाम लिख सकते हैं उसके, कि फलाने थिंकर ने यह बुक लिखी थी, उस बुक में इसने इन चीजों का विचार किया था। बताने की जरूरत नहीं है, बस इन चीजों का विचार किया था। जब अगर सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहे हैं तो आप, अगर जब उसी थिंकर के बारे में बात हो रही है, सिर्फ सारी उस आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फिर आपको उसके बारे में सारा कुछ बताना पड़ेगा कि उसने इस बुक में क्या क्या बताया है और कब कब बताया है। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं अरस्तु के बारे में और सीसरो के बारे में। अरस्तु लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, ये सब सभी लोगों को पता है। ये एमपीएस 01 में पढ़ा है ये आपने। अपनी रचना पॉलिटिक्स, विभिन्न शासन प्रणालियों की तुलना की और उनकी विशेषताओं का विश्लेषण किया। अरस्तु ने राजनीति को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में देखा है और विभिन्न शहर राज्यों यानी सिटी स्टेट्स की सरकारों की तुलना करके यह जानने की कोशिश की है कि कौन सी प्रणालियां सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने सारी सिटी स्टेट्स का भ्रमण किया और उनके बारे में जाना, उनके बारे में विश्लेषण किया कि यहाँ की कैसी चल रही है, यहाँ की जनता किस तरह से सरकार चुन रही है, वहाँ की जनता किस तरीके से सरकार चुन रही है, और वहाँ की राजनीतिक पार्टियां क्या क्या काम कर रही हैं वोट मांगने के लिए।
तो किस प्रकार राजनीति चल रही है उन सभी का विश्लेषण कर कर उन्होंने तुलना की है सभी राज्यों की और फिर अपनी बुक्स में लिखा है। उसके बाद हमारे आते हैं सेकंड जो सिसरो, इनका पूरा नाम है मार्क्स टुलियस सिसरो। ये 106 ईसा पूर्व एक रोमन दार्शनिक है, रोमन दार्शनिक। सॉरी फॉर ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये कई बार सीधी नहीं खींचती लाइन। तो रोमन दार्शनिक थे, एक वक्ता थे और एक राजनेता थे। सिसरो ने अपने कार्यों में रोमन गणराज्य की शासन प्रणाली और अन्य शासन प्रणालियों की तुलना की। उन्होंने अपनी बुक द रेपब्लिका, ये उनकी बुक है, और द लेगिबुस जैसी रचनाओं में न्याय, कानून और सरकार की नैतिकता पर विचार किया। सिसरो का मानना था कि एक अच्छी सरकार को नैतिकता और न्याय पर आधारित होना चाहिए। सिसरो का मानना था कि एक अच्छी सरकार नैतिकता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार, समान न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने ये पाया अपने विश्लेषण करने से, सारी सरकारों का सारी तुलना करके अपनी बुकों में उन्होंने लिखा। उनका मेन जो निचोड़ है उसका नैतिकता और न्याय पर आधारित है। अगर आप सिसरो के बारे में कभी पढ़ेंगे और सिसरो के बारे में कभी लिखना होगा तो आपको उनका पता चल जाएगा कि राजनीति के बारे में उसका क्या विचार था। उसका विचार सारा का सारा न्याय की तरफ था और नैतिकता की तरफ था। तो आपको सारा घुमा फिरा के उसका आंसर इन्हीं के पास, इन्हीं के लिखना है कि सिसरो यह चीज चाहते थे सरकार से और ये चीज करवाना चाहते थे सरकार से, उनकी उम्मीद यही थी सरकार से। अब आगे देख लेते हैं, अब व्यवस्था देख लेते हैं हम। दृष्टिकोण जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, हटा देता हूं मैं राजनीतिक व्यवस्था, ये पॉइंट पूरा क्लिक कर देते हैं। व्यवस्था दृष्टिकोण में राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ सबसे पहले पढ़ लेते हैं। राजनीतिक की व्यवस्था क्या? तो राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का समग्र दृष्टिकोण, ऐसे राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का समग्र दृष्टिकोण व्यवस्था। उदाहरण जैसे भारत में संसद, विधायिका, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम करते हैं। ये सभी मिलकर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं। ये सारी संस्थाएं, प्रक्रियाएं, ये सब मिलकर एक राजनीतिक व्यवस्था बनाते हैं। इन सभी का काम, विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का लागू करना, न्यायपालिका का उन कानूनों को अच्छे ढंग से न्याय दिलाना कि सभी को कानून बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा, न्याय कर। फिर हमारे एक विचारक आते हैं डेविड स्टन, जो हमारी बुक में इस चैप्टर में बताया गया। उनके बारे में, इनके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बुक में। इनकी जो धारा थी, इनकी जो ये एक इनपुट आउटपुट की विचारधारा थी, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आप इसकी आलोचना कीजिए, क्यों, क्या, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि समाज से आने वाली मांगे और समर्थन, यानी जो समाज यानी इंसान, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें मकान चाहिए, ये सरकार से हम मांगे करते हैं कि हमें ये दीजिए, उनकी वोट के बदले। ये इनपुट की तरह जाता है। ये यार इस लैंग्वेज में यूज किया गया है डेविड स्टन द्वारा, इनपुट। और सरकार द्वारा जो बनाई गई नीतियां और कार्य हैं, जो सरकार फिर कार्य और नीतियां करते हैं, वे आउटपुट की तरह निकलती हैं बाहर। उदाहरण के जैसे भारत में जनता की मांगे जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार, रोजगार, और सरकार की नीतियों को प्रभावित करती हैं। हर सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। जनता की मांगे हर सरकार की नीतियों को प्रभावित करती है। अच्छी सरकार होगी तो, अगर मनमर्जी वाली सरकार होगी तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर तो चाहे कितनी इस जनता अपनी समस्याएं बता ले, उनको सरकार को करना वही है जो उनको अच्छा लगता है करना। इन नीतियों को फिर से लागू किया जाता है और जनता को सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ईस्टन का यह मॉडल 1953 में उनकी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम पर प्रस्तुत किया गया। ये पुस्तक याद कर लीजिए, ये सन याद कर लीजिए, और ये इनपुट आउटपुट की धारणा याद कर लीजिए। इनपुट का मतलब यानी जनता की मांगे, और आउटपुट का मतलब सरकार की जो नीति और कार्य में करेंगे इलेक्शन जीतने के बाद। तो राजनीतिक प्रणालियों को उनकी जो पुस्तक थी उसमें प्रस्तुत हुआ। यह राजनीतिक प्रणालियों की क्रियावली को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण
साबित हुआ। तो अब इसको अगर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एक और विचारक हमारे आलमंड और पोवेल, वे भी डेविड ईस्टन की विचारधारा से उससे प्रभावित थे, उसको समर्थन करते थे। यह उनका दृष्टिकोण यह बताता है कि राजनीतिक संस्थाएं जैसे संसद, राष्ट्रपति, ये अमेरिका के रेफरेंस में ले रहे हैं, और उनके कार्य जैसे कानून बनाना, प्रशासन करना, जैसे मिलकर काम करते हैं। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, संसद, राष्ट्रपति और कानून शासन चलाना। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर भारतीय संसद कानून बनाती है और प्रधानमंत्री और उनके मंत्री से लागू करते हैं। और आलमंड का हमारा नाम है गैब्रियल आलमंड पूरा नाम, और पोवेल का नाम है बिगहैम पोवेल। इन्होंने 1960 के दशक में अपने मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने राजनीतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणाली के बीच संबंधों को स्पष्ट किया। राजनीति की संस्कृति यानी संस्कृति परंपरा कैसी होनी चाहिए राजनीति की, किस तरीके से काम करनी चाहिए राजनीति, और उसकी प्रणालियाँ, उसकी जो प्रणालियाँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये प्रणालियाँ किस तरीके से काम करनी चाहिए, इनके बारे में संबंधों को स्पष्ट किया उन्होंने अपनी जो काम किया उन्होंने मॉडल में। अब देख लेते हैं हम संरचना, और फिर उसके बाद राजनीतिक नीति, सार्वजनिक नीति। संरचना दृष्टिकोण, संरचनात्मक का परिचय, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। राजनीतिक संरचनाओं और उनकी अंतर्निहित संबंधों का अध्ययन। राजनीतिक जितनी भी संरचनाएं हैं और उनके अंदर जितने भी संबंध हैं उनका अध्ययन, जैसे कि मुख्य तत्व, राजनीतिक दल, नौकरशाही, विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार, न्यायपालिका यानी कोर्ट। उदाहरण, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल है। कांग्रेस और बीजेपी प्रमुख राजनीतिक दल है। संसद कानून बनाती है और प्रधानमंत्री और उनके मंत्री से लागू करते हैं। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप है। ये संरचना है हमारी पूरी राजनीति की। ये संरचना जब आए तो आप इनके बारे में पढ़ लीजिए और इनके डिटेल्ड में क्या क्या काम है। एक बार आप, अगर आपको बड़ा करना आंसर, तो विधायिका का काम लिख दीजिएगा 5 पॉइंट में, कार्यपालिका का काम लिख दीजिएगा 5 पॉइंट में, न्यायपालिका का काम लिख दीजिए 5 पॉइंट में, और आलोचना, एक निष्कर्ष सभी के नीचे आलोचना के साथ निष्कर्ष डाल देना एक छोटा सा, जिससे आपका आंसर कंप्लीट। फिर उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक नीति। आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन नोट्स के माध्यम से। मैं सुनिश्चित करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जहाँ तक हो सके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इनको समझेंगे और पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। फिर भी 1-2 पॉइंट है इसके बाद हम उनका भी पढ़ेंगे। इसको सेट कर लेते हैं। सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया, नीति निर्माण के चरण, ये होती है। अब देख लेते हैं इनकी जो एक सार्वजनिक नीति, ये जो कानून नीतियां हैं वो बनाने का प्रक्रिया क्या है, एक चरण क्या है, वो सरकार के देख लेते हैं हम। किन किन पड़ावों से होकर एक नीति लागू होती है। सबसे पहले एजेंडा, क्या एजेंडा यानी जनता क्या मांग रही है, वही एजेंडा है। एजेंडा जनता मांग रही है स्कूल्स, स्वास्थ्य, जनता मांग रही है रोजगार, जॉब्स। अब वो पहचानना है सरकार को। सरकार के सामने बहुत सारी मांगे आ रही हैं, अब सरकार देखते हैं क्या कौन सी मांगे पूरी करें। एजेंडा सेटिंग, मुद्दों को पहचानना और उनको प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए भारत में सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। अब देखो ये स्वच्छ भारत, चलो स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, ये भी पहचाना उन्होंने, वो भी अपनी मनमर्जी से पहचाना कि अच्छा स्वास्थ्य रहेगा जब भी तो रोजगार देंगे लोग बागों को। अब उसको तोड़ मरोड़ के किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है वो आप समझ ही सकते हैं, सरकारों का काम है। अब थोड़ी झाड़ू मार के दिखा देते हैं और आपको स्वच्छ अभियान शुरू कर दिया, और कैमरे के आगे कर देते हैं, सभी लोग अपनी रील बना देते हैं, वीडियो बना देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान
हो गया स्वच्छ, उसी दिन होता है स्वच्छ भारत अभियान, वो भी अपने घर के आगे, वो भी जो रोज करते ही हैं लोग बाग। फिर उसके बाद नीति निर्माण, नीतियों को तैयार करना, जैसे कि उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान के लिए योजना बनाना और इन लक्ष्यों को निर्धारित करना। फिर उन नीति को अपनाना, नीतियों को मंजूरी देना, उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान को संसद से मंजूरी मिलना। नीति क्रियान्वयन, नीतियों को लागू करना, उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न शहरों और गांवों में सफाई अभियान चलाए गए। नीति का मूल्यांकन करना, पर उसका बाद में देखना कि रिजल्ट क्या आया, परिणाम और मूल्यांकन एक ही होता। उदाहरण जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन करना, देखना कि कितनी सफाई हुई है, दिल्ली का कचरे का ढेर कम हुआ है नहीं हुआ, वो भी तो देखना है ना उसके बाद। पर वहां तो कुछ किया नहीं हमने, हमने तो सिर्फ जो रेडीमेड साफ कूड़ा घेर के उसको साफ किया है, तो वो थोड़ा कम होगा। और मूल्यांकन में तो कुछ भी दिखा सकते हैं हम। नीति विश्लेषण, अलग अलग देशों की नीतियों की तुलना और उनके प्रभावों का अध्ययन, उदाहरण भारत और ब्राजील की स्वच्छता नीतियों की तुलना करना। अब तुलना करना कि ब्राजील में सफाई इस अभियान से कितनी हुई और हमारे यहाँ पे कितनी हुई, थोड़ी ज्यादा दिखानी पड़ेगी हमें, जब भी तो सरकार कहलाएगा। तो आपको कोई भी चीज जो दिखाई गई है वो समझनी नहीं, उसको एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से समझना पड़ता है, उसको एक बारी क्वेश्चन मार्क करना पड़ता है कि क्या हमें दिखाई जा रहा है वह सही है या गलत है, ये क्या है जरूरी था, हाँ जरूरी था, तो फिर क्या सही ढंग से हो रहा है ये चीजें सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैं इसको कोशिश करूंगा थोड़ा बाद में इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, या आप इसको अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप इसको थोड़ा स्पीड अप कर देख सकते हैं। तो फिर हम प्रमुख तुलनात्मक दृष्टिकोण देख लेते हैं। अब मैं थोड़ा इसको लास्ट हमारे जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है तकरीबन क्लियर हो, ऊपर के जो हमारे मेन थे पॉइंट में बता दिए हैं, फिर भी कुछ हैं ये मेन, इनसे आपका चैप्टर में और आसानी होगी, तो इनको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप इनको वैसे भी पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो संस्थागत दृष्टिकोण, सरकार की संस्थाओं और उनकी प्रक्रियाओं की तुलना करना, उदाहरण भारत में संसद और अमेरिका की कांग्रेस की तुलना करना। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ये नहीं संस्थागत में नहीं, संस्थाओं की दृष्टि तुलना करना। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में लोगों की राजनीतिक व्यवहार, यानी लोगों के राजनीति के प्रति कैसा व्यवहार है और भागीदारी का अध्ययन करना। उदाहरण के तौर भारत में चुनाव के दौरान वोटिंग पैटर्न और अमेरिका में वोटिंग पैटर्न का अध्ययन, किस प्रकार लोग किसे वोट दे रहे हैं। राजनीतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, लोगों के राजनीतिक मान्यता और मूल्यों का अध्ययन करना। उदाहरण के लिए भारत में लोकतंत्र और विविधता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण का अध्ययन। और फोर्थ पॉइंट में हमारा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण, राजनीतिक और अर्थशास्त्र के बीच संबंधों का अध्ययन करना। उदाहरण के लिए भारत में आर्थिक नीतियों और उनके राजनीतिक प्रभाव का अध्ययन करना। फिफ्थ पॉइंट में निर्भरता और विश्व प्रणाली दृष्टिकोण, वैश्विक असमानताओं यानी विश्व में जो असमानताएं फैली हुई है और देशों की आपसी निर्भरता का अध्ययन करना। उदाहरण के लिए भारत की विदेशी नीतियों की तुलना चीन की विश्व व्यापार प्रणाली के साथ की जाती है। तुलनात्मक अध्ययन के तरीके, किस किस तरीके से हम तुलनात्मक कर सकते हैं। केस स्टडी उठा सकते हैं। एक देश या मामले की गहराई करना, किसी देश की किसी मामले की गहराई से अध्ययन करना। जैसे भारत में हरित क्रांति हुई है उसका अध्ययन कर सकते हैं कोई भी कि किस तरीके से यह सफल रही या असफल रही, क्या क्या सुधार हुए इससे। हरित क्रांति से बहुत सुधार हुए थे, कृषि में एक विकसितपन आया था, किसानों को सिखाया गया था इससे बहुत कुछ। क्रॉस राष्ट्रीय तुलनात्मक विधि, कई देशों की तुलना एक साथ करना। उदाहरण के लिए भारत और चीन की आर्थिक नीतियों की तुलना करना। थर्ड पॉइंट में मात्रात्मक और गुणवात्मक यानी क्वांटिटी और क्वालिटी विधियां, आंकड़ों का विश्लेषण करना, सर्वेक्षण करना और लोगों से बात करना। उदाहरण के लिए भारतीय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के आंकड़ों का विश्लेषण करना। तो जमीन आसमान का अंतर पाएगा थोड़ा। समकालीन प्रवृत्तियों और चुनौतियां, सेवंथ पॉइंट में हमारा है जो वर्तमान में चल रही हैं प्रवृत्तियां और उनमें चुनौतियां। वैश्वीकरण और राजनीतिक व्यवस्था, फर्स्ट पॉइंट में वैश्वीकरण का प्रभाव, जैसे कि देशों के बीच बढ़ते संबंध और नई चुनौतियां। उदाहरण जब भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, जैसे कि विदेशी निवेश और तकनीकी विकास। वैश्वीकरण का उदय 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी उसके बाद में तेजी से हुआ, जिससे
विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से अधिक जुड़ी। लोकतंत्र और अधिनायकवाद, नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उदय और अधिनायकवादी चुनौतियां। उदाहरण, भारत में लोकतंत्र को मजबूती, उसके सामने आने वाली चुनौतियां। 21वीं सदी में विभिन्न देशों में लोकतंत्र को नए अधिनायकवादी नेतृत्व और चुनौतियां मिली हैं। सार्वजनिक नीति और प्रशासन। सार्वजनिक नीति के आधुनिक मुद्दे और प्रशासनिक सुधार। उदाहरण, भारत में डिजिटल इंडिया पहल और उसके प्रशासनिक सुधार। यह पहल 2015 से में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। ये कुछ हद तक सफल रही थी। पेटीएम वगैरह के डिजिटल पेमेंट मेथड के द्वारा। जियो ने जैसी नेट फ्री किया तो सबके हाथ में फोन, सबके घर में नेट। तो हम लास्ट पॉइंट, हम निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। निष्कर्ष को समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो निष्कर्ष, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो से। अगर तो दोस्तों, अब हम तुलनात्मक दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। बहुत कुछ, या आप जान चुके होंगे, मुझे पता नहीं कि मैं आपको समझा पाया हूँ, नहीं पाया, पर उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। हमने देखा कि कैसे अलग अलग देशों की सरकारें काम करती हैं, उनके बारे में जाना कि कैसे कैसे कर सकती हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, और उनकी नीतियों की तुलना की जा सकती है। अरस्तु और सिसरो के बारे में जाना, महान विचारक जिन्होंने हमारी तुलनात्मक राजनीति के सोचने के लिए प्रेरित किया। ईस्टन और आल्वन पोवेल की मॉडलों के बारे में समझा। देखा कि जैसे राजनीतिक संस्थाएं और संरचनाएं समाज की मांगों को समर्थन की नीतियों को बदलती हैं, चाहे वह भारत की संसद हो या अमेरिका के कांग्रेस, सबका अपना अपना तरीका होता है। और हाँ, यह सब बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण लग सकता है आपको, लेकिन आखिर में ये सब हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, एक दुनिया कैसे काम करती है उससे हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने से हम ये सीख सकते हैं। मैं एक नीति निर्माता हूँ, या आप मान लीजिए अपने आप को आप एक नीति निर्माता हैं, तो मेरी पहली नीति होगी, हमारी पहली नीति होगी कि हर एक दिन एक मुफ्त चाय समोसा दिवस घोषित करना चाहिए। सोचिए इससे कितनी समस्याएं हो जाएंगी, सब लोग खुश, भूख मिटेगी, और उसी दिन एक दिन की छुट्टी भी हो, और शायद राजनीति भी थोड़ी मीठी हो जाए। तो तुलनात्मक राजनीति का यह सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन याद रखिए असली मजा तब है जब हम इसे अपने जीवन में लागू कर पाते हैं। अगली बार जब आप किसी चुनाव में वोट डालें, या जैसे अब आप डालने वाले हैं, अब 22 तारीख को मुंबई में है, 25 को दिल्ली में है, तो सरकार की किसी नीति पर चर्चा करें तो थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। थोड़ा सा सोचें कि अगर हम वोट दे रहे हैं जिस शख्स को, वो हमारे लिए कुछ करेगा या सिर्फ अपने लिए करेगा, या कुछ हम बेनिफिट उठा सकते हैं उससे। अगर आपके घर पे कोई वोट मांगने आ रहा है तो आप कहेंगे आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब मांग सकते हैं उससे, क्या पता, बोलने में क्या जा रहा है, क्या पता आपको जॉब दिला दे वो। क्या यह नीति मुझे समोसे की तरह खुश करेगी? यही एक मुहावरे की तौर से बस कटाक्ष है। समोसे को तुम, हम समोसे की तरह आप कुछ भी लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से खुशी मिल सकती है अपनी राजनीतिक पार्टी को जिताने पर। धन्यवाद। समोसे खाइए और मुस्कुराइए। ये चैप्टर ये खत्म करते हैं। चैप्टर 28 मिनट का हो गया है, और अब मैं समझता हूँ कि आप यहाँ तक कंटिन्यू करे होंगे मेरे साथ। अगर कंटिन्यू करे होंगे तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, चैप्टर 3 MPS 004 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।